मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, इन्वेंट्री मैनेजमेंट F9 लेक्चर नंबर 7, लास्ट लेक्चर मैं बेटे करने जा रहा हूँ फॉर चैप्टर नंबर 8 इन्वेंट्री कंट्रोल। आप सभी एक तो कैलकुलेटर आज आप बाहर निकालना बेटा, मैंने तो कैलकुलेटर भी बाहर निकाल लिया, प्लस कैप्लन का हार्ड कॉपी भी अगर अपने सामने रखेंगे। देखिए मैंने इसकी हार्ड कॉपी भी निकलवाई है, तो आपको लॉजिकली बातें ज्यादा समझ आएंगी और आप जल्दी कर पाएंगे। बिल्कुल तैयार हो जाएं, आज हम 10 के 10 क्वेश्चंस कैप्लान के ट्राई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 के 10 कंप्लीट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम किट। तो अपना रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, लास्ट लेक्चर, इन्वेंट्री कंट्रोल F9। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। खुश रहना है। Be cheery, be jolly, be cheerful. With these thoughts, I want to start with the MCQs. बेटे MCQs को करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं which you should be keep into account and you should write it down. ऐसा लगता है वैसे हम सबको कि MCQ इजी होते हैं, बट लेकिन मैं अगर सही सही बताऊं तो MCQ सबसे डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज योर नॉलेज शुड बी वेरी मच शार्प, यू शुड हैव वेरी मच क्लियर कंसेप्ट्स। क्योंकि वहां पे जो ऑप्शंस देंगे ना, दो ऑप्शंस ऐसी देंगे जो बिल्कुल मिलती जुलती होंगी, हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस होगा, और आपको वो फोर्स कर देंगे सोचने में कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर क्लियर विद योर कंसेप्ट्स, बेटे होने वाला नहीं है। तो मैंने कुछ बातों को यहाँ पे लिखा है आपके लिए, सो दैट यू कैन टेक इनटू अकाउंट एंड देन यू कैन प्रोसीड। तो आप सभी अगर रजिस्टर में लिख लेंगे तो अच्छी बात है। रीड द क्वेश्चन, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग द एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी, सब्जेक्टिव टाइप में तो जुगाड़ लिखते हैं, कुछ करते हैं ऐसे टाइप में, बट इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हेन आई एम गिवन विद ऑप्शंस, it is sometimes very difficult for me, first point is I have to read it sincerely, that whether it is in positive sense or in the negative sense. कई बार वो मोस्ट लाइकली पूछ लेता है, कई बार लीस्ट लाइकली पूछ लेता है, कई बार नेगेटिवली सेंस में, कई बार पॉजिटिव सेंस में। तो मैं आज भी जब क्वेश्चंस पढ़ता हूं तो बेटा कई बार गलती हो जाती है जब जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो आज सबसे पहली बात मैंने आपको चाहता हूं कि आप लिखें, रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। ठीक है सर। चेक द क्वेश्चन वेदर इट इज इन पॉजिटिव सेंस और वेदर इट इज इन नेगेटिव सेंस, मतलब मोस्ट लाइकली है, एग्रेसिव है, क्या पूछ रहा है यार, आपको ये क्लियर तो होना चाहिए। कई बार नॉट इतना छोटा सा आप पढ़ते ही नहीं है कि जबकि वो नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है, तो यू हैव टू सी वेदर इट इज इन पॉजिटिव सेंस और इन द नेगेटिव सेंस। थर्ड पॉइंट विच यू शुड कीप इनटू अकाउंट, कि आज भी जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो कई बार नहीं होते, कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको क्या लगता है जब आपने चलना सीखा था, क्या पहले दिन ही चलना स्टार्ट कर दिया था? कार को रन करना सीखा था, ड्राइव करना, तो पहले दिन ही फर्स्ट हो गया था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गियर लग गया था? बेटे धीरे 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 होगा, लेकिन हाँ आप अपनी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूअस रखें। पेन, रजिस्टर, कैलकुलेटर, मार्कर, अगर आप ये सब चीजें रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन डू मोर बेटर एज कम्पेयर टू अदर। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिख रहे हैं वो है पॉइंट नंबर 4, प्लीज सॉल्व इट इन रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। आपको पहले रजिस्टर में घर में प्रैक्टिस करनी है, तभी आप मैदान में जाकर वहां पर कंप्यूटराइज कर पाएंगे। यू हैव टू डू इट फर्स्टली एट होम, प्रैक्टिस करनी है बेटा। डू नॉट सी द आंसर्स। अब होता क्या है कि हम जनरली आंसर्स देख लेते हैं और फिर अपना मन वैसे ही बना लेते हैं जैसे आंसर है, और एक्चुअली में अंदर से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और वहां जाके प्रॉब्लम होती है। सो यू शुड नॉट सी द आंसर्स, पहले खुद अटेम्प्ट करें, खुद क्वेश्चन पढ़ें, खुद आंसर देखें। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आपको रीजन फाइंड आउट करनी है। बट ये बात मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखी है, इन केस योर आंसर इज नॉट टैलिंग विद द आंसर विच इज करेक्ट आंसर, देन यू हैव टू फर्स्टली स्टार मार्क, उसको स्टार मार्क करना है। रीजंस फाइंड आउट करने की, ऐसे क्या कारण रहे होंगे, whether your concept is not clear, whether I have not covered that concept, whether you have read the question not properly, what are the reasons for that? Because second time हम उसी स्टार को पढ़ने वाले हैं। मैं भूपेश आनंद इन सभी बातों के साथ आई वांट टू डू कैप्लन। मैं बेटे आज 10 के 10 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस, जो भी मैंने कंसेप्ट लास्ट 6 लेक्चर में बताए हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, EOQ विद डिस्काउंट, EOQ नॉर्मल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर विद डिस्काउंट, आई हैव जस्ट टोल्ड यू सो मेनी डिफरेंट कंसेप्ट। तो मैं उनको 10 क्वेश्चंस में आपके सामने कैप्लन के लिए करके दिखा रहा हूं। आप सभी अपना कैप्लन बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों ऐसा ना, कैप्लन अगर आप रखेंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता पाऊंगा। तो देखिए जी, मैंने तो कैप्लन ओपन भी कर ली। सर आपने ओपन कर ली,
हाँ, ये चेक करिए, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है इस समय और सॉफ्ट कॉपी भी है। कैप्लन का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है जी। अ कंपनी रिक्वायर्स 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर मंथ। आपको पता है इन्वेंट्री कंट्रोल में जो भी मैंने कैलकुलेशंस की थी, वेदर इट इज परचेज कॉस्ट, वेदर इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, वेदर इट इज होल्डिंग कॉस्ट, इट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल। इवन विलियम जॉन बाउमल का जो मॉडल है दैट इज ऑन द एनुअल बेसिस। तो कई बार आपको मंथली क्वार्टर इंफॉर्मेशन दे देंगे, कई बार क्वार्टरली दे देंगे, कई बार वीकली दे देंगे, कई बार डेली दे देंगे। तो बेटे आपने घबराना नहीं है, you have to firstly convert all the information into annual, because I cannot use that formula if the information is not annual। ठीक है जी। तो यहां पर हमें बताया गया है कि 1000 यूनिट्स एक महीने में कंज्यूम होते हैं, तो 12 महीने में 12,000 होते होंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। द कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करें तो $30 की कॉस्ट आ जाती है, $30। ठीक है जी। द होल्डिंग कॉस्ट आर 2.80 per year। It means holding cost is given to me per year. I know that it has to be per annum. Holding cost, opportunity interest cost, storage cost, go down cost, that is always calculated on average inventory and that is always calculated per annum per unit। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। कैप्लन का क्वेश्चन है, आपके सामने कर रहा हूं, इजी करेंगे। कंपनी रिक्वायर्स 1000 यूनिट्स। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट देख लीजिए, इन्वेस्टिगेट द टोटल कॉस्ट। वो क्या करें, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन क्वांटिटीज ऑफ 400, वो कह रहे जी 400, 500, 600, व्हाट इज द चीपेस्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट लिखा है यूज ईओक्यू फॉर्मूला टू प्रूव योर आंसर टू बी करेक्ट। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई कैन कैलकुलेट माय क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड बाय 3 मेथड्स। वन इज टेबुलर मेथड, सेकंड इज ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड इज ईओक्यू। जब वो कह रहे हैं नीचे की ईओक्यू से प्रूव करो कि वो सेम है, इसका मतलब वो चाहता है कि जो ऊपर वाला आप तरीका करें वो टेबुलर मेथड करें, टेबुलर मेथड भी करें और उसके बाद फॉर्मूले से भी करें और उसके बाद उसको चेक करें। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बेटे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया अपने आप। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें। मैं भूपेश आनंद आपको सबसे पहले 400, 500, 600 यूनिट्स की टेबुलर मेथड में कैलकुलेशंस कराऊंगा और टेबुलर मेथड के बाद आई विल प्रूव विद हेल्प ऑफ ईओक्यू कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। आइए, मैं चल पड़ा अपनी स्लाइड की तरफ, मैं चल पड़ा जी अपनी स्लाइड की तरफ। मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हैं आपके लिए। अब ये कैप्लन में भी नहीं है, बीबी में भी नहीं है ये बातें, ठीक है ना, कोई बताता भी नहीं टीचर, बट मैंने जान के लिखा है कि आपको मेरे साथ करने के बाद कुछ कंफर्ट लेवल ज्यादा लगे यार। तो देखिए जी, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एज पर द क्वेश्चन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। 3 तरह की क्वांटिटीज हैं, क्वेश्चन में लिखी हुई है ना। 400 यूनिट ऑर्डर करें एक ऑर्डर में, 500 यूनिट ऑर्डर करें एक ऑर्डर में, 600 यूनिट ऑर्डर करें एक ऑर्डर में। हाउ मेनी यूनिट्स आई शुड ऑर्डर इन वन ऑर्डर। ठीक है सर। नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय 3 मेथड्स, वी आर अवेयर ऑफ दैट। ये लिखना है बेटे, अगर आप लिखेंगे तो आपको आज के 2 महीने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे एग्जामिनेशन से पहले तो आपको समझ आ जाएगा बड़ी जल्दी। अभी की मेहनत तब रंग लेकर आएगी। ढीले ना बने, कमर सीधी रखें, बिल्कुल टेबल चेयर में बैठकर ये लिखें। मैंने कहा आई कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड if it is not a case of discount, no discount is there. I can calculate with the help of tabular method, I can calculate with the help of graphical method, I can calculate with the help of formula, EOQ formula method as per William J. Baumol। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको प्रूव करो, तो मुझे यहाँ पे टेबुलर मेथड के हिसाब से पहले करना पड़ेगा। तो मैंने बड़ी प्यारी सी एक बात और लिख दी, फ्रेंड्स, इन केस देयर इज नो डिस्काउंट देन परचेज कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट लें तब भी ठीक है, नहीं लें तब भी ठीक है, आंसर आपका वेरिएबल कॉस्ट ही आना है। तो यहाँ लिख रहे हैं फ्रेंड्स, इन केस देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ डिस्काउंट इन दैट केस परचेज कॉस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर। एक एक लाइन प्रीशियस है, आप ढीला मत लेना इन लाइंस को, बड़ी मेहनत से बनाई है। आपके लॉजिकली अगर कुछ 1-2% कंसेप्ट रह भी गए ना तो इससे क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इन केस देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ डिस्काउंट in that case purchase cost is fixed in nature, so it is better to ignore fixed cost। मैंने कहा जी परचेज कॉस्ट को तो गोली मार दो, लेनी ही नहीं है अगर डिस्काउंट नहीं है तो, क्योंकि फिक्स्ड ही है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे घड़ा बनाया, घड़े में 3 कॉस्ट रखी, एक तो रखी फिक्स कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट।
अब आपको कैप्लॉन के आंसर में इतना सारी स्टोरी थोड़ी दी हुई है, उन्होंने तो नेट आंसर निकाल दिया, आपको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, बीबीबी देख लीजिए, कैप्लॉन देख लीजिए, आप किसी टीचर के लेक्चर्स देख लीजिए। बेटे ये भूपेश आनंद ये जो प्यार से अपने तरीके से जो मैंने लास्ट 6 लेक्चर्स में बताया उन्हीं तरीकों से चलूंगा, आपको वो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे लगेंगे। टेबल शोइंग, बिकॉज आई हैव टू फॉलो द टेबुलर मेथड एंड देन आई विल प्रूव इट विद योगी फॉर्मूला। तो मैंने बेटे आपके लिए पहले खुद सॉल्व किया, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और इन्वेंटरी कॉस्ट की जगह मैं लिख रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज आई हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड व्हेन आई से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज कॉम्पोजिट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। थोड़ा सा स्पीड तेज है क्योंकि मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करा रहा हूं, पहले तो सारे कंसेप्ट आपको पता ही है। ठीक है जी, तो मैंने 3 कॉलम्स बनाए, आप जल्दी, आपको टाइम दे रहा हूं, अभी करना है। यूनिट्स ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर, 400 यूनिट्स का कॉलम बनाए, 500 यूनिट्स का कॉलम बनाए, 600 यूनिट्स का कॉलम बनाए, और एक पहला कॉलम बनाए पर्टिकुलर्स का। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, आराम से 4 खाने चाहिए भाई साहब। एक पेज में आप लाइन ड्रॉ करें, रूलर लेकर आए, आप ये बताएं कि इसमें भी परचेज कॉस्ट सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहने वाली है, बिकॉज परचेज कॉस्ट इज एनुअल and there is no discount, and when there is no discount and when it is annual it will remain same. So we are ignoring purchase cost, no doubt we are paying for it, but decision making के लिए ignore कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में हम खाली वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे और उसमें ऑर्डरिंग और होल्डिंग को लेंगे। तो मैंने पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखी, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हम निकालेंगे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, एनुअल कंजम्पशन अपॉन क्वांटिटी परचेज इन वन ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी परचेज इन वन ऑर्डर। ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, ए बाय क्यू इंटू सी ए, कॉस्ट पर ऑर्डर। आप चेक करिए जी, मैंने ऐसे ही किया है, ए बाय क्यू इंटू सी ए। अगर आप कर देते हैं तो आई विल से ए बाय क्यू इंटू सी ए बाय क्यू इंटू सी ए बाय क्यू इंटू सी ए, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए 12,000 यूनिट्स मुझे कंज्यूम करने हैं एक साल में, क्योंकि मुझे 1,000 यूनिट एक महीने के दिए, एंड आई विल ऑलवेज डू कैलकुलेशन फॉर क्वांटिटी फॉर इन्वेंट्री फॉर पर एनम बेसिस। तो 12 महीने में 12,000। अच्छा, एक बारी जब आप 400 ऑर्डर करेंगे तो कितनी बार ऑर्डर करेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 400, और एक बार ऑर्डर करने के कितने पैसे, $30। तो आपके टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग जाएगी, $900। बेटे सोल्यूशन तो कैप्लॉन में भी दिया है, लेकिन जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया या जिस तरह से मैंने इसको प्रेजेंट किया या जो मैं लॉजिक्स मैं बता रहा हूं वो कैप्लॉन में भी नहीं है बेटा। तो अभी नोट करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आ गया जी फर्स्ट कॉलम में ही होल्डिंग कॉस्ट। अभी सारे कॉलम एक साथ नहीं करने, पहले 400 यूनिट का पूरा कंप्लीट करना है, फिर 500 यूनिट्स, फिर 600 यूनिट्स। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग का मतलब क्या, स्टोरेज कॉस्ट, गोडाउन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज इन्वेंटरी परचेज्ड, वी हैव डिस्कस्ड 100 ऑफ टाइम्स, इनटू कॉस्ट पर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो मैं उसी तरह से कर रहा हूं जी, एवरेज क्वांटिटी परचेज 400 यूनिट से। ठीक है सर, 400 यूनिट हमने खरीदे तो 400 प्लस 0/2 करूंगा, बट जीरो में लिख नहीं रहा क्योंकि अब बिगिनिंग वैल्यू ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो 400 प्लस 0/2 400/2 इनटू $2.88 कैसे आ गया। अब ये सवाल है कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड $2.88। ये $2.88 यहां से आया बेटे, गिवन है, मुझे तो लगता है, आई थिंक इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू मी 2.88। एक बार देख लेते हैं, ये बेटा गिवन ही है, देखो ये गिवन है 2.88। वैसे नहीं होता तो हम निकाल सकते थे, मैंने आपको बताया हुआ कैसे निकालना है, तो ये गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पर 2.88 किया और आपके सामने आंसर आ गया, ये आ गया जी 2.88। ठीक है, दैट कम्स टू 576 और ये आ गया 900। और टोटल अगर आप देखें, टोटल कॉलम वाइज करें तो 1476 इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इजी है, टेबलर मेथड है, आराम से आपने किया भी हुआ है, घबराना नहीं है, कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए, 500 यूनिट अगर हम खरीदते, 500 यूनिट करके खरीदते, एक ऑर्डर में अगर हम 500 यूनिट्स खरीदते तो 12,000
खरीदने के लिए 500 से भाग कर देते हैं, एंड वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड दिस इज माय टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट $720 प्लस होल्डिंग कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट जो यूनिट्स मैंने खरीदे उसका एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग होता है 0, तो 500 प्लस 0.2 इंटू 2.88, ये आ गया बेटा $720। अब आप चेक करिए 720 प्लस 720, ये आ गया जी $1440। एक बात मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एक खासियत होती है कि उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम होती है, क्योंकि दैट इज एट मिनिमम पॉइंट। याद है ग्राफ में हमने जब दोनों के मिनिमम पॉइंट होते थे, इंटरसेक्शन से ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर, तो आपको एक और साइन बता दिया मैंने कि व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आर सेम, that will be your answer, because and that will be your economic order quantity, because economic order quantity के पीछे हमारा लॉजिक है कि जहां पर ऑर्डरिंग और कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट सेम हो और मिनिमम पॉइंट पे हो, तो आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ चेक करिए $720, 720, मैं अभी बता सकता हूँ कि आंसर यही आएगा 1440। इट मीन आंसर विल बी दैट यू हैव टू बाय 500 यूनिट्स। फिर भी क्योंकि 600 यूनिट का भी पूछा है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 600 units, because we have to order in one order 600 units into $30, ये आ गया जी। इसके बाद होल्डिंग कॉस्ट 600 यूनिट्स खरीदे, 600 बाय 2 इंटू 2.88, दैट कम्स टू 864, टोटल आ गया जी 1464। चेक करो जी सबसे कम कॉस्ट कहां पर है, मैंने कहा $1440 सबसे मिनिमम है, एंड दैट टू इट इज इन व्हेन यू ऑर्डर 500 यूनिट्स इन वन ऑर्डर, तो 500 यूनिट्स ऑर्डर करने के लिए। अब मैं इसको क्रॉस चेक भी कर रहा हूं कि जो मैंने टेबुलर मेथड से किया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दैट वेदर इट इज सेम एज पर फॉर्मूला। यस इट इज सेम, अभी देख लेते हैं। मैंने कहा जी विलियम जे बाउमल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का फॉर्मूला है 2AC अपॉन CS अंडर द रूट CH अंडर द रूट। तो मैंने फॉर्मूले में सिंबल्स कुछ भी यूज कर सकते हैं यार, लॉजिक आपको पता ही है। 2 into 12,000, A is annual consumption, CA is cost per order, CH is holding cost per unit per annum। ठीक है सर, मैंने फिगर्स पुट कर दी, आपके सामने कैलकुलेटर है साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब आप ढीले हैं, आप मोबाइल के फोन से कैलकुलेटर कर रहे हैं, बेवकूफ है आप। 10 बार बोल दिया, आपको समझ नहीं आती, मैं क्या करूं। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 में, और मैं पहले क्वेश्चन को रीड करूंगा और फिर आगे चलूंगा दोस्त, फिर आगे चलने वाला हूं। सर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात, हमने हार्ड कॉपी हमने सामने रख ली। ये बेटे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूं। फिर लिखा हुआ मंथली डिमांड, मंथली डिमांड बेटे वी ऑल रिक्वायर एनुअल डिमांड फॉर EOQ, ओके, इज 10,000 यूनिट्स। अगर एक महीने में 10,000 यूनिट हैं तो एक साल में 1,20,000 यूनिट्स होंगे। द परचेज प्राइस इज $10 पर यूनिट, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज 15% पर एनम, पर ईयर 15% है। मतलब इट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, इट इज अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, इट इज द होल्डिंग कॉस्ट एंड वेयर हाउस चार्जेस कॉस्ट पर ईयर आर 2। एक बार देख लेते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा ना बढ़ गया, ये $2 पर यूनिट। वो कहता है वेयर हाउस के चार्जेस $2 पर यूनिट है, एंड द सप्लायर चार्जेस $200 फॉर डिलीवरी। इट मींस, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़े, आपको ये चेक करना है कि कौन सी कॉस्ट ऑर्डरिंग है और होल्डिंग कॉस्ट कौन कौन सी है, परचेज कॉस्ट कौन कौन सी है, डिस्काउंट है या नहीं, देयर इज नो डिस्काउंट अवेलेबल। So it is very simple. I can solve it with the help of economic order quantity formula, and because it is nothing given to me to cross check, I will directly apply the formula and I can directly calculate it. But the point is, in that I have to use 2ACA upon CH. Now the point is, this is cost per order, this is holding cost per unit per annum, and this is annual consumption. तो आपको ये फिगर्स तो पता होनी चाहिए कि है क्या क्या उसमें, तभी तो कर पाएंगे आप। आप बताइए, आप बताइए, एक तो होल्डिंग कॉस्ट की यहाँ 2 एलिमेंट दिए, एक तो 15% ये दिया है और ₹2 पर यूनिट ये दिया है। 15% इज इंटरेस्ट कॉस्ट, इट इज ऑलवेज एनुअल। तो मैंने इसको ₹10 से निकाला, $10 के ऊपर कैलकुलेट करना है, बिकॉज $10 इज माई परचेज प्राइस, दैट इज द पूंजी, दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच आई एम इन्वेस्टिंग। अगर वो $10 मैं वहां पे इन्वेस्ट ना करता तो मुझे वो इंटरेस्ट मिलता, अब नहीं मिल रहा। तो 10% of that, 15% of that 10, that comes to 1.5 plus 2 तो गिवन ही है। तो बेटे $3.5 आपके सामने होल्डिंग कॉस्ट आ रही है।
होल्डिंग कॉस्ट इज $3.5। मैंने बड़े प्यार से सॉल्व किया है इसको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लिखना है, सबने लिखना है। ए इज एनुअल कंजम्पशन और एनुअल डिमांड, कुछ भी लिख सकते हैं सर, आपको पता ही है। एनुअल डिमांड लिख दें, कंजम्पशन लिख दें। नोट 1 लिखेंगे तो मैं कहता हूं कंसेप्ट क्लियर होंगे, पता है फिर भी लिखिए। नोट 2, इन केस इंफॉर्मेशन इज नॉट एनुअल, मैंने कहा अगर आपको इंफॉर्मेशन एनुअल नहीं दी गई, जैसे टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट में भी नहीं गिवन थी और टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग सेकंड में भी गिवन नहीं थी, तो भाई और बहनों पहले आपको उसको एनुअल में कैलकुलेट करना है। इट मींस अगर डेज दिए हैं तो 365 से गुणा कर दीजिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 365। इफ वीक्स आर गिवन टू मी आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 52। इफ मंथ्स आर गिवन टू मी आई विल मल्टीप्लाई बाय 12। इफ क्वार्टर्स आर गिवन आई विल मल्टीप्लाई बाय 4। वही बात लिखी है, पता है फिर भी लिख लो, समझदारी मत दिखाओ, ज्यादा चलाकी मत दिखाओ। इन केस इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, ऑलवेज फर्स्टली कन्वर्ट टू एनुअल। डेली है तो 365, मंथली है तो 12, क्वार्टरली है तो 4 में कन्वर्ट करेंगे, एनुअल में निकालना है, बस मोटी सी बात है यार। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे चलिए। परचेज कॉस्ट का नेचर आपको पता है, मुझे मालूम है। आई नो दैट यू नो, बट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या नहीं पता, इसलिए लिखिए फिक्स कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का नेचर है फिक्स कॉस्ट इफ डिस्काउंट इज नॉट देयर। अगर डिस्काउंट डाल दें जैसे लेक्चर 6 में कराया था तो परचेज कॉस्ट भी वेरिएबल बन जाती है। ठीक है सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल, वी नो दैट। होल्डिंग कॉस्ट, वी ऑल्सो नो दैट वेरिएबल कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट इज ऑल्सो वेरिएबल। तो आराम से चेक करिए, परचेज कॉस्ट फिक्स्ड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरिएबल है, होल्डिंग कॉस्ट वेरिएबल है। आराम से बेटे। अब ऐसा ना, कराने को तो कुछ टीचर्स वहीं से आंसर में टिक मार्क कर देते, बुक के ऊपर ही मार्क कर देते। यार ये कोई पढ़ाना हुआ? पढ़ाना है तो दिल खोल के यार, भूपेश आनंद जैसे एक एक स्लाइड, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई क्यों ना किया जाए यार। आगे चलते हैं। एज पर विलियम जॉन बाउमल, अब किसी ने बताया नहीं, कैप्लन ने भी नहीं लिखा विलियम जॉन बाउमल। आप विकिपीडिया में जाकर चेक करिए, गूगल में जाकर चेक करिए, ये फॉर्मूला बनाया है विलियम जे बाउमल ने। तो एज पर विलियम जे बाउमल 2ac अपॉन ch अंडर द रूट। और ये मैंने तो अपने लेक्चर में ये भी बताया कि प्रूफ कैसे किया बाउमल ने। इससे ज्यादा तो भाई साहब मुझे घर ही ले जाओ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। ए का मतलब है एनुअल डिमांड कंजम्पशन, सी का मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मैंने फिगर्स पुट करी और कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया। 10,000 यूनिट एक महीने के तो 12 महीने के 1,20,000। 2 इंटू 1,20,000 इंटू $200 कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन 3.5 मैंने निकाल के दिखाया था होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड 15% ऑफ टन, दैट कम्स टू 1.5 और $2 अलग से स्टोरेज कॉस्ट दी हुई थी, तो टोटल 3.5। इसका मतलब अगर आप 3,703 यूनिट्स एक ऑर्डर में, सुनना जरा ध्यान से, रिकमेंडेशन में क्या है, if as a finance manager I'm advising that if in one order you order 3,703 units in one order, then your minimum, then your total inventory cost will be minimized, and at that point my ordering cost will be equal to holding cost। ठीक है सर। तो आइए CH मैंने वैसे अलग से वर्किंग नोट कैलकुलेट करके दिखा भी दिया कि दैट CH इज स्टोरेज कॉस्ट, गोडाउन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ब्रेकेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दो कॉस्ट थी, मैंने दोनों को ऐड कर दिया यार। बेटे प्यार किया है, आपको क्या बताऊं मैं, आप समझ नहीं पाओगे बेटे प्यार होता कैसे है। मैंने अभी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दूंगा कि प्यार कैसे होता है। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, आओ बेटे। बेटे आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपने लेक्चर 6 मेरा ध्यान से अटेंड नहीं किया तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 नहीं कर पाओगे। मैं भूपेश आनंद आपको क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों कराने वाला हूं इसी लेक्चर में। लेक्चर 7 में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल 10 क्वेश्चंस। बेटे ऊपर लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर विद डिस्काउंट, पेपर में नहीं आएगा ऐसे, आपको खुद क्वेश्चन से पता चल सकता है कि इसमें डिस्काउंट है या नहीं। क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए। A company is a retailer of barrels. The company has an annual demand. अब देखो यहां पर इन्होंने डिमांड ऑटोमेटिकली एनुअली दी है, तो फिर यहाँ 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी एनुअल गिवन है। ए की फिगर गिवन है जी 30,000 बैरल्स। द बैरल कॉस्ट, वो कहता है जी परचेज कॉस्ट जो है ना $2 की है, मतलब एक बैरल $2 का आता है। ठीक है सर। फ्रेश सप्लाईज कैन बी ऑब्टेन इमीडिएटली विद ऑर्डरिंग एंड ट्रांसपोर्ट अमाउंटिंग टू रुपीज। कॉस्ट पर ऑर्डर देखें तो बेटे मेरे हिसाब से तो $200 है। आप क्वेश्चन पढ़ते रहे, वर्किंग नोट में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको गैदर करते रहे।
ठीक है जी, लेट इट बी माई वर्किंग नोट नंबर 1, लेट इट बी माई वर्किंग नोट नंबर 1. आई एम गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, I am gathering the information for you. Annual demand is 330,000 units barrels. Purchase cost is $2 per barrel. Cost per order is $200. And the annual cost of holding one barrel is, एक बैरल को होल्ड करने की कॉस्ट है जी $1.20. चेक करिए. अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे की गई होगी $1.20? बेटे बड़ी सिंपल सी बात है. ये परचेज प्राइस जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई कर दिया होगा, और इंटरेस्ट रेट पर एनम होना चाहिए, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट इट. कुछ मुश्किल तो है ही नहीं. बट यहां पर उन्होंने ऑलरेडी जब कैलकुलेट कर दिया तो फिर आपको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक नहीं करना यार, इतना टाइम का आपके पास पेपर में. आप बताओ CH 1.20 तक समझ आ गया. CH इज दैट इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज $1.20. अच्छा सर, अब आगे सेंटेंस शुरू हो रहा है. अ 2% डिस्काउंट इज अवेलेबल. वो कहता है 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कम से कम 5,000 बैरल खरीद लो एक बारी में. बेटे मैंने लास्ट लेक्चर 6 में बताया था आपको ईक्यू विद डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट है. वो कहता है 2% का परचेज प्राइस पे हम डिस्काउंट दे देंगे. मतलब परचेज प्राइस है $2, हम अगर 2% के इस पे डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब आपसे $1.96 चार्ज करेंगे. 2% निकाल लीजिए ना कैलकुलेटर से, 2 का 0.02 आता है. इसका मतलब आपसे 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 हम जो भी आता है हम लेस अमाउंट चार्ज करेंगे अगर आप 5,000 यूनिट एक ऑर्डर करते हो तो. अच्छा, फिर वो रुका नहीं, वो कहता हम 2.5% दे देंगे आपको डिस्काउंट अगर आप 7,500 बैरल एक साथ ही ऑर्डर करते हो. इट मीन्स देयर इज अ केस ऑफ EOQ विद डिस्काउंट. It means I cannot calculate with the help of a formula. It means I have to use a tabular method. It means I have to apply 3 methods, 3 steps as I have discussed in lecture number 6. बेटे लास्ट लेक्चर में इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया था, पूरा लेक्चर लिया था आपको समझाने के लिए, केस स्टडी कराई थी, टी शर्ट की बातें की थी. तो मैं चाहता हूं कि आप आराम से उसको देखें. वो कह रहा है जी कैलकुलेट EOQ ignoring the discount and determine if it would change once the discount is taken into account. वो कहता है मान लो कि पहले आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, आप डिस्काउंट पिक्चर में मत लेकर आओ, और उसके बाद आप ये बताओ कि अगर डिस्काउंट आ जाए तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए. बड़े पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चंस, देखो 3rd और 4th मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए किए हैं. क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, आपको करके जाने हैं. इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 6 में सारी बातें एक्सप्लेन की थी. आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 3 प्रपोजल्स हैं, क्योंकि हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं. स्टेप नंबर 1 इज स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. प्रपोजल नंबर 1, बेटे प्रपोजल 1 तो हमेशा रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट. आप ये मान के चलें, गांठ बांध के एक बात समझ लें. Proposal 1 will be always to buy economic order quantity units when there is no discount. Proposal number 2 यहां पर रहेगा to buy 5,000 barrels in a single order, to buy 5,000 units in a single order and to get 2% discount. Proposal number 3 रहेगा to buy 7,500 barrels in a single order and get 2.5% discount. आराम से, अभी मैंने लिखा है, अभी लिखेंगे, अभी तो खाली वर्बली समझाया है. फिर मैं क्या करूंगा, 3 कॉलम्स बनाऊंगा, उन सबकी कॉस्ट निकाल लूंगा. और बेटे यहां पर परचेज कॉस्ट को वेरिएबल मानना है, और है भी वेरिएबल. इसका मतलब जब आप इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे तो पहली आएगी परचेज कॉस्ट, फिर आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर आएगी होल्डिंग कॉस्ट, फिर तीनों का टोटल कर देंगे. जहां पर सबसे कम आएगा आग गले लग जा. क्वेश्चन पढ़ लीजिए. मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपको चाहता हूं कि आप नोट नंबर 1 लिखें. बेटे मैंने कराया ना, मैंने मेहनत की है ना आपके लिए. खाली बुक के ऊपर थोड़ी मार्क करके छोटा छोटा करके बताता हूं जी हो गया, ऐसा थोड़ी होता है. ये पीपीटी तो थोड़ी करा रहा हूं, खुद मेहनत करके सॉल्व किया. बेटे लिखो जी नोट नंबर 1, EOQ कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 सिचुएशंस. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 सिचुएशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं. We are all aware of that. One is when purchase price per unit is constant. जो हमने आज तक किए लेक्चर 5-6 से पहले जो किए, हमने अज्यूम किया as per William J. Baumol assumption that purchase price per unit will remain same. So we have taken into account the formula
And second is when purchase prices does not remain same and when there is a discount, then I can follow tabular method. बेटे मैंने लिख दिया कि अगर हम डिस्काउंट नहीं लेते तो टेबुलर से भी कर सकते हैं, ईओक्यू के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल से भी कर सकते हैं, बट अगर डिस्काउंट होगा तो ईओक्यू के फॉर्मूले से नहीं होगा. आई कैन ओनली डू इट विद हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड. लेक्चर 6 में यही बात तो बताई थी. ठीक है जी. अब आ जाइए 3 स्टेप्स की बात कर रहे हैं. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी विल राइट इन ऑल द स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास रास्ते क्या है कुतुब मीनार जाने के. प्रपोजल्स क्या है भाई. पहला प्रपोजल होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में खरीद लेते हैं. दूसरा प्रपोजल होगा 5000 यूनिट्स खरीद लेते हैं. तीसरा प्रपोजल होगा 7500 यूनिट खरीद ले बैरल्स खरीद लेते हैं. आई थिंक दीज आर द 3 प्रपोजल्स. तो आप लिखें स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर द फाइनेंस मैनेजर. यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, you are doing F9 for ACCA, knowledge level or skill level, and you have to decide that which is the best proposal. So there are 3 proposals. Proposal number 1, to purchase economic order quantity units. अब सवाल आता है कि आपको नहीं पता है how much are EOQ units. तो पहले आपको वर्किंग नोट में EOQ यूनिट्स निकालने चाहिए. मैंने निकाल कर दिखाए हैं, अभी दिखाऊंगा. 3162 बैरल्स आता है. क्या EOQ. वही फॉर्मूले से 2AC upon CH अंडर द रूट व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट. तो मैंने लिखा टू परचेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज 3162 बैरल्स इन वन ऑर्डर विद नो डिस्काउंट. प्रपोजल नंबर 2, टू परचेज 5000 बैरल्स इन वन ऑर्डर and get a discount of 2%. Proposal number 3, to purchase 75 barrels in one order and get a discount of 2.5%. आई थिंक तीनों प्रपोजल्स आपको क्लियर हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं. अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर 3 प्रपोजल्स. फर्स्ट इज टू बाय EOQ 3162 यूनिट्स. प्रपोजल 2 इज टू बाय 5000 यूनिट्स एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2%. वो भी देख लेंगे कितनी परचेज कॉस्ट पड़ रही है. और एंड थर्ड इज टू बाय 7500. और मैंने कहा था ना EOQ को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग अ सेपरेट वर्किंग नोट. देखो सोल्यूशन तो कैप्लन में भी है लेकिन आपको उससे समझ नहीं आएगा, बड़ी टेक्निकल है. मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करके अपने तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा. बट और ज्यादा समझने के लिए कैलकुलेटर पास होना चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो देखिए 3162 यूनिट्स मैंने कैसे कैलकुलेट किया. 2ACA अपॉन CH. ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है. फॉर्मूला मैंने बता ही दिया. ठीक है जी. अब कुछ भी नहीं करना जी, मेरे को टेबल बनाना है और टेबल में परचेज कॉस्ट भी लिखनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लिखनी है, होल्डिंग कॉस्ट भी लिखनी है. जैसा मैंने लेक्चर 6 में बताया आपने कॉलम वाइज टोटल करना है. जिस प्रपोजल में सबसे कम कॉस्ट आ रही है आ गले लग जा. ठीक है सर. आप देखिए स्टेप नंबर 2 में आ गया. टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट. इन्वेंटरी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं. क्योंकि यहां डिस्काउंट भी है इसलिए मुझे परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट तीनों लेनी है. तो मैंने लिखा जी सबसे पहले कॉलम बनाए. आराम से बेटे बनाओगे ना. अभी मेरे सामने बाद का छोड़ दिया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बेवकूफ करेगा कब, अभी कर. तो पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, फिर प्रपोजल 1, फिर प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, सबके कॉलम्स बनाइए. मैंने सबके बना दिए. 3162 पहला प्रपोजल है जी. प्रपोजल नंबर 2 इज 5000 यूनिट्स. प्रपोजल नंबर 3 इज 7500 यूनिट्स. बेटे एनुअल परचेज कॉस्ट आराम से, बिकॉज आप हमेशा जो कैलकुलेशन करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की, इट इज ऑलवेज एनुअल. तो परचेज कॉस्ट भी एनुअल लेनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एनुअल लेनी है, होल्डिंग कॉस्ट भी एनुअल लेनी है. तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को भरूंगा. फर्स्ट कॉलम को ऐसा नहीं कि साथ साथ नहीं, बेटे पहले फर्स्ट कॉलम का पूरा कंप्लीट करें, फिर दूसरा फर्स्ट प्रपोजल 2 का कंप्लीट करें, फिर प्रपोजल 3 का कंप्लीट करें. ऐसा नहीं कि परचेज कॉस्ट आपने प्रपोजल 1 की भी निकाल ली, प्रपोजल 2 की भी निकाल ली, प्रपोजल 3 की भी निकाल ली. बेटे माइंड में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा. एक एक करें, आराम आराम से करें, कोई टेंशन नहीं है. तो मैंने 30,000 यूनिट्स बाय करने और डिस्काउंट है ही नहीं तो $2 पड़ेगा. तो मेरे पास परचेज कॉस्ट आ गई $60,000 की. ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? A अपॉन Q, एनुअल डिमांड और एनुअल कंजम्पशन अपॉन क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर. तो दैट इज 30,000 अपॉन 3162 इनटू 200, दैट कम्स टू 1898. ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई जी 30,000 यूनिट्स अपॉन 3162 यूनिट्स
नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए इंटू $200 पर ऑर्डर आपको दिया हुआ है, तो मैंने वो कैलकुलेट कर लिया बेटे। होल्डिंग कॉस्ट, अच्छा आपको पता है होल्डिंग कॉस्ट एवरेज पे निकलती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है क्लोजिंग हमेशा 0 होता है, इसलिए हम कर लेंगे 3162 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू $1.20। दैट इज ऑलरेडी गिवन टू मी। कितनी अच्छी बात है, एग्जामिनर ने उसको भी दे दिया। अगर डिफिकल्ट बनाना होता तो यहां पर वो इंटरेस्ट रेट दे देता, परचेज प्राइस तो गिवन ही है, तो मुझे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता, थोड़ा मुश्किल हो जाता। थैंक यू बोल दो एग्जामिनर को, उसने ऑलरेडी ये फिगर कैलकुलेट कर दी और मैंने कैलकुलेट करके 1897 ले लिया है। कुछ बेवकूफ बच्चे कैलकुलेटर मोबाइल से कर रहे हैं, करने दो भाई साहब, उनको दूसरा अटेम्प्ट भी देना पड़ेगा, मुझे क्या। फर्स्ट प्रपोजल की आप बातें देखें, मैंने एरोज भी डाल दिए। टोटल कॉस्ट आ रही है 63794, $63,794। इजी है, मुश्किल है नहीं है। मैंने लेक्चर 6 में सारी बातें एक केस स्टडी से एक्सप्लेन भी की थी। इस समय मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। इरादे मेरे बुलंद हैं। मैं आ गया जी प्रपोजल नंबर 2 में। व्हेन आई हैव टू बाय 5000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर। अच्छा मैं 5000 करके बाय करूं, 3162 करके बाय करूं, या 7500 बाय करूं, बाय तो मुझे 30,000 ही करने हैं ना, और परचेज कॉस्ट मुझे 30,000 रुपए निकाल ली है। लेकिन यहां पर मुझे डिस्काउंट मिलेगा बेटे 30,000 यूनिट्स इंटू 1.96। कौन सा बच्चा बताएगा कि $1.96 कैसे आ गया? बेटे परचेज प्राइस है $2, 2% का डिस्काउंट कर लो ना, $2 माइनस 2% ऑफ 2, दैट कम्स टू 1.96। करो यार, इतना तो करो, कॉपी पेस्ट करना थोड़ी आयो है। अपॉन ये परचेज कॉस्ट आ गई जी 58,800। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, ए अपॉन क्यू 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर $200। बेटे मेहनत है, मेहनत की है, इसलिए आपके सामने आज आराम से खड़ा हूं। 30+ कंट्रीज में सेल कर रहे हैं लेक्चर्स, आपने रिक्वेस्ट किया तो इसलिए F9 करके दिखा रहा हूं। बेटे आराम से एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में आ जाइए। आपने 5,000 यूनिट्स बाय किए, ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स है, प्लस 0, कैप्लन वाले ऐसे थोड़ी एक्सप्लेन करके बताएंगे, अपॉन 2 इंटू 1.20, दैट कम्स टू 3,000। अब आप कॉलम 2 का प्रपोजल 2 का टोटल कर लें, ये लीजिए 58,800 प्लस 1,200 प्लस 3,000, दैट कम्स टू 63,000। अगर आपके पास दो ही प्रपोजल होते तो अभी तक तो सेकंड प्रपोजल ज्यादा बेटर था। अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा है, अब मैं आ रहा हूँ 7500 में। 7500 में, तो 7500 में चेक करें, तो 7500 में मतलब एक ऑर्डर में 7500 यूनिट्स का दे रहा हूं, एनुअल फिर भी मुझे 30,000 नहीं लेने, तो 30,000 इंटू 30,000 इंटू, लेकिन बेटे सप्लायर ना मुझे 2.5% का डिस्काउंट दे रहा है, पहले 2 दे रहा था 5,000 में, तो जरा 2.5% निकाल लो। $2 माइनस 2.5% ऑफ $2 इज इक्वल टू $1.95। It means I will calculate the purchase cost on the basis of $1.95 and that comes to 58,500. Then I will be calculating annual ordering cost, that is annual consumption upon quantity purchased in one order, that is $30,000 upon 7,500 into cost per order $200। बेटा ये मैंने खुद सॉल्व किया ना, आप देखो किस तरह टक 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 करके बोलता जा रहा हूं, मैं देखता भी नहीं यहाँ पर, अंदर घुस जाता जब आप लिख लिख के कोई भी काम करते हो। आपको यही बोलता हूं, आप लिखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो, एमसीक्यू ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। ठीक है जी, होल्डिंग कॉस्ट निकाल लीजिए, और जिसकी सबसे कम आ रही है बेटे, आंसर आपके कैप्लॉन में इसी का दिया हुआ है कि यू शुड ऑर्डर 5,000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर, बिकॉज अगर आप देखें तो इसी की कॉस्ट सबसे कम आ रही है, इससे भी कम आ रही है, इससे भी कम आ रही है। यही बात मैंने स्टेप नंबर 3 में रिकमेंडेशन में लिखी, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज टू गो फॉर दिस। अब ऐसा है ना, आपके कैप्लॉन में इसको करने का तरीका उन्होंने कोई डिफिकल्ट ले लिया है, आपको वो तरीके से करना ही नहीं है, आपको ये सिंपल सिंपल मेथड करना है। आप जरा इसकी सोल्यूशन चेक करना, आपके पास कैप्लन होगी तो। 8 स्टेप्स फॉलो किए, 8 स्टेप्स, बेटे पागल हो जाओगे आप 8 स्टेप फॉलो करते करते, नहीं करना आपने, आप ऐसे ही चलें। ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे। हम आ गए ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, और मैं इस समय टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हूं, और मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। सर आप रेस्ट नहीं करेंगे? नहीं बेटे, आपको जब तक मैं पास ना करा दूं मैं रेस्ट नहीं करूंगा। क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए, मैं एक सेकंड चुप हो जाता हूं। डी कंपनी यूजेस कंपोनेंट इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। वो कहता है ये कंपोनेंट है जो हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। द कंपनी हैज अ डिमांड ऑफ 45,000 कंपोनेंट्स पर ईयर। वो कहता है ये एक साल में 45,000 कंपोनेंट्स की डिमांड होती है।
ठीक है सर। द कॉस्ट इज 4.50 ईच। एक कंपोनेंट को खरीदने में परचेज कॉस्ट $4.50 आती है। ठीक है जी। देयर इज नो लीड टाइम, मतलब आज ऑर्डर करें नेक्स्ट डे ऑर्डर आ जाएगा, जापानीज सिस्टम है, जस्ट इन टाइम सिस्टम। ठीक है सर। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू ₹100 पर डॉलर। एक बार ऑर्डर करेंगे तो $100 लगेंगे, 10 बार करेंगे तो 1000 लगेंगे। ठीक है जी। एनुअल कॉस्ट देखो, चेक करो बेटे, इन्होंने लिख दिया एनुअल है ये, ताकि आप घबराओ मत, होती एनुअल है। वो कहता है जी एक इन्वेंट्री की कॉस्ट है $0.65। अब उन्होंने जैसे भी किया हो कैलकुलेटर, हमें क्या लेना है, वैसे कैलकुलेट कैसे किया होगा, इंटरेस्ट रेट इनटू परचेज कॉस्ट। अब हमें क्रॉस चेक नहीं करना कि इंटरेस्ट रेट तो गिवन ही है, आप क्रॉस चेक वैसे भी नहीं कर सकते, तो आप $0.65 ले लें। ठीक है सर, ले लेते हैं। अब 0.5%, वो कहता है जी 0.5% का डिस्काउंट है अगर आपने 3000 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए एक बारी में, 3000 यूनिट, इसका मतलब अगेन इट इज अ केस ऑफ डिस्काउंट। और दूसरा 0.75% का डिस्काउंट है अगर आपने 6000 यूनिट ऑर्डर कर दिए। इफ यू ऑर्डर 3000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर, then your discount will be 0.5%. And if you order $6,000 in one order, then your discount will be 0.75%. It means it is a case of discount. And I have already taken lecture number 6 and last question number 3 I did for the discount. अभी करूंगा ये भी। You have to calculate the optimum order quantity. देखो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम निकालनी है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूले से निकल ही नहीं सकती, आपको टेबुलर मेथड ही लगाना पड़ेगा। पहले मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ ले, आराम से थोड़ा सा नोट बना ले। एनुअल कंजम्पशन कितनी है जी? एनुअल कंजम्पशन है 45। ठीक है सर। परचेज कॉस्ट कितनी है, वैसे तो इसका यूज नहीं है फिर भी लिख रहे हैं 4.5। कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है $100। और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, ये है जी 0.65। और डिस्काउंट दिया हुआ है एक तो 0.50 और एक दिया हुआ है बेटे 0.750। आराम से आप देख लो, मैं जल्दी में हूं ही नहीं, मैं बस चाहता हूं कि आपको लॉजिक ज्यादा समझ आए। बड़ी मेहनत से मैंने इसको किया, अगर आप इसके सोल्यूशन देखेंगे तो आप 8-9 स्टेप्स में पागल हो जाएंगे। बेटे मैंने बड़े प्यार से आपको सॉल्व करके दिखाया, आइए इसको देखिए। No doubt we have to follow 3 steps. First step is statement showing alternative proposals. And in that proposal number 1 is to buy without discount, that is to purchase economic order quantity units. बताया हुआ है। आप सभी बच्चे क्या करो, पहले स्टेप नंबर 1 लिखो, टू परचेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन वन ऑर्डर। आप चेक करो क्या 3721 यूनिट्स आ रहा है, whether you are getting 3721 units to purchase economic order quantity units in one order. We all aware whether there is a discount or not. हम हमेशा पहला प्रपोजल तो यही लेते हैं, टू परचेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स इन वन ऑर्डर, दैट इज 3721 यूनिट्स। चेक करो क्या आ रहा है, मैंने वैसे सॉल्व करके दिखाया कहीं, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1 में 2 ACA अपॉन CH, 2 इंटू 45,000 एनुअल डिमांड है, कॉस्ट पर ऑर्डर है, ये भी गिवन है, ये चेक करो जी 3721 यूनिट आ रहा है। अच्छा आपको पता है डिस्काउंट जो है 3000 यूनिट्स पे मिलेगा, इसका मतलब अगर आप 3721 यूनिट भी खरीदते हो एज पर ईओक्यू, इस प्रपोजल में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज वहां पे लिखा है एटलीस्ट 3000 यूनिट्स। गेटिंग? तो आप पहले यहां लिखें जी, दो प्रपोजल्स बन गए। फर्स्ट इज टू परचेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स इन वन ऑर्डर, दैट इज 3721 यूनिट्स। एंड सेकंड इज 6000 यूनिट्स, और यहां पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 0.5%। और यहां पे कितना मिलेगा, एंड अवेल डिस्काउंट of 0.75%. Proposal number 2, to purchase 6000 units in one order and avail discount of 0.75%. अब क्या है, ये टेबलर मेथड से, टेबल से कॉस्ट तो निकालनी है। अब हाँ, कॉस्ट निकालते समय आप परचेज कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे, होल्डिंग कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि परचेज कॉस्ट भी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी और होल्डिंग कॉस्ट, तीनों कॉस्ट आपकी वेरिएबल है। तो स्टेप नंबर 2, statement showing calculation of total inventory cost of alternative proposals. Annual purchase cost. Annual purchase cost. बेटे खरीदना तो 45,000 यूनिट्स ही है ना, परचेज कॉस्ट भी एनुअल होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एनुअल होगी, होल्डिंग कॉस्ट भी एनुअल होगी। ठीक है जी, तो मैंने लिखा 45,000 इंटू
अब ये कैसे आया बेटे 4.48, चेक करो, ये लो बेटे कैसे आया, 0.5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और परचेज कॉस्ट कितनी है, देखो जी परचेज कॉस्ट है जी 4.50, तो कर लीजिए 4.50 इंटू 0.5% माइनस 4.5, ये आ गया जी 4.48, 4.48 ये आ गया 4.50 माइनस 0.5% है ना, जो भी है 0.05 भी करके दिखाया आपको, ये आ गया जी 4.48 एंड आई हैव कैलकुलेटेड परचेज कॉस्ट $2,01,600, दिस इज एनुअल परचेज कॉस्ट। फिर मैं नीचे आ गया, मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड कर दी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, तो 45,000 यूनिट्स मुझे ऑर्डर करने हैं, एक ऑर्डर में मैं 3,721 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर $100 गिवन है, ये मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई $1,209। होल्डिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज, एवरेज मैंने 3,721 यूनिट खरीदे, ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है, तो 3,721 प्लस 0.2 इंटू दैट इज गिवन टू मी 0.65, तो मैंने तीनों को टोटल किया और मेरे पास ये फिगर आ गई जी $2,04,018। मैं रुक गया, मैं रुका ही रहूंगा, ए मार्ग के सहारो मत दो मुझे सहारा, लेट जाओ तुम बेड पे, मत करो ये क्वेश्चन, दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करके आना। $2,04,018 आराम से। एक बच्चे को तो नींद आ रही होगा था, क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट पॉलिसी छोड़ के चला जाओ, छोड़ जा भाई, दोबारा पैसे दियो, मुझे क्या लेना है। फर्स्ट प्रपोजल is 3,721 units. I did it for you and I calculated that this is the total cost which I have been incurring in case I will be buying 3,721 units in one order. अब एक बात देखना, ये भी 1209 है और ये भी 1209 है, मैंने कहा ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप देखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट सेम होती है, ठीक है सर। अब आप आ जाइए, अब आप चेक करिए, अगर आप 6,000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं एक ऑर्डर में, लेने 45,000 ही है लेकिन 6,000 कर करके ले रहे हो, तो 45,000 इंटू आपको मिलेगा डिस्काउंट 0.75%, आप कैलकुलेट करें $4.50 परचेज प्राइस माइनस 0.75%, वो आएगा भैया 4.47। आप चेक करिए जी, मैं रुक गया हूं, मैं रुका ही रहूंगा, 4.47 इंटू 45,000, 4.47 into 45,000, that comes to $2,01,150 annual ordering cost. 45,000 units you have to buy, divided by 6,000 units because you are ordering one time, in one order 6,000, तो number of orders आ गए into $100 cost per order, ये आ गया जी $750 की आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। Similarly, I can calculate holding cost. Holding cost is always calculated on an average 6,000 मैंने आप ऑर्डर किए हैं प्लस 0/2 इंटू 0.675 दिया हुआ है, मैंने देख लिया 1950, फिर मैंने कॉलम वाइज टोटल किया और प्रपोजल नंबर 2 6,000 यूनिट्स का मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश की, दैट कम्स टू $2,03,850। तो रिकमेंडेशन क्या देंगे, it is better to buy 6,000 units in one order and get a discount of 0.75%. It is better to decide for discount policy. I think आपको बातें सारी समझ आ चुकी है, मैंने बड़ी मेहनत से बताई है यार। आओ जी, मैं अब आपके सामने बड़ा प्यार से, अब तो जो क्वेश्चंस बच गए ना बेटे बहुत इजी हैं और जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मतलब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपने सबने रीऑर्डर लेवल निकाला है, मैंने कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल से आपको रीऑर्डर लेवल बताया था, लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम इनटू कंजम्पशन, इफ लीड टाइम इज गिवन टू मीन डेज, कंजम्पशन शुड बी इन डेज, लीड टाइम अगर गधा है कंजम्पशन शुड बी गधा, ये घोड़े हैं तो ये भी घोड़े होने चाहिए। चेक करते हैं यूजिंग द डाटा ऑफ डब्ल्यू कंपनी, वो कहता है जी जो आपने ऊपर डिस्काउंट पॉलिसी में क्वेश्चन यूज किया उसकी इंफॉर्मेशन यूज कर लो और ये बताओ
कि अगर 2 हफ्ते 2 वीक्स इज द लीड टाइम इन ऑर्डर टू डिलीवर, इट मीन आज आप ऑर्डर करते हैं तो आफ्टर 2 वीक्स योर ऑर्डर विल बी रिसिट. हाउ फ्रीक्वेंटली विल द कंपनी प्लेस एन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर और दूसरी ऑर्डर के बीच में दूरी कितनी होगी, दूरियां नजदीकियों में बदली. हाउ मच इन्वेंट्री विल इट हैव ऑन हैंड व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड. बेटे ये रीऑर्डर लेवल निकालने का दूसरा तरीका है पूछने का. आपके पास कितनी इन्वेंट्री रह जाए कि आप दोबारा ऑर्डर कर दें, उसी का टेक्निकल नाम है री ऑर्डर लेवल. दैट इज द लेवल एट विच यू शुड ऑर्डर इट अगेन. आराम से क्वेश्चन पढ़ें. ऊपर मैं यहां जा रहा हूं, आप इसकी इंफॉर्मेशन भी देखें. ये कह रहा है जी ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी है. आप चेक करें, एनुअल कंजम्पशन 30,000 यूनिट्स थी, परचेज कॉस्ट $2 थी, कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट. आराम से वो कह रहा है इंफॉर्मेशन ये वाली यूज करो. ठीक है सर, यही कर लेते हैं. और फिर वो कहते हैं जी लीड टाइम 2 महीने का मान, 2 हफ्ते का मान लो, और आप रीऑर्डर लेवल निकाल के दिखाओ. अच्छा रीऑर्डर लेवल होता क्या है? लीड टाइम डिमांड, लीड टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज. आइए देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, बढ़िया बढ़िया बातें आपके लिए. आप सब लिख रहे हैं ट्राई योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू लीड टाइम इनटू कंजम्पशन. लीड टाइम इनटू कंजम्पशन. अब सवाल आता है कि इफ लीड टाइम इज इन डेज, योर कंजम्पशन शुड बी इन डेज. If lead time is in months, your consumption should be in months. If lead time is in weeks, your consumption should be in weeks. मतलब यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए. ठीक है सर. अब यहाँ पर आपको लीड टाइम दिया हुआ 2 वीक्स. इट मीन आपकी जो कंजम्पशन है दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू वीक्स. तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 30,000 यूनिट्स पर ईयर का है ना, डिवाइडेड बाय 52. ये आ गया जी आपके पास 1154 यूनिट्स. इसका मतलब जब आपके स्टोर्स में 1154 यूनिट्स रह जाएं तो आप दोबारा ऑर्डर कर दो. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो फिर स्टॉक आउट नहीं होगा. ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया. अब सेकंड पॉइंट वो पूछ रहा है कि हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स. मतलब आप पूरे वर्ष में इतने ऑर्डर्स करोगे तो एक महीने में या एक हफ्ते, एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में टाइम कितना होगा, या एक साल में कितने ऑर्डर करोगे. ठीक है जी. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स. वेरी इजी. A upon EOQ 30,000 upon 3162, that is 9.49 ऑर्डर्स. इसका मतलब एक साल में आप 9.49 ऑर्डर्स कर रहे हैं, है ना. तो अब हमें देखना है कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में डिफरेंस कितना है. वेरी सिंपल. अगर आप 365 दिन में 9.49 ऑर्डर्स कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा थर्ड क्लास की, इतने में इतना तो इतने में कितना. If in 365 days you are ordering for you are ordering 9.49 orders, you know, then how many, after how many orders, after how many days you will order it again. तो बेटा 365 into 1, अब 1 लिखा नहीं क्योंकि into 1 करेंगे तो वही आएगा, divided with 9.49, that comes to 38 days. इसका मतलब एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में समय 38 दिन का है. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखाया है जी, बड़ी मेहनत किया सर, आपके लिए तो किया है. और किसके लिए किया है दोस्त, आप मेरे हो ना. क्या करूं, आप मेरे हो बेटे, मैं आप ही को मानता हूं अपना, आप मानो या ना मानो. रेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 6, 2-3 मिनट की बात रहेगी बेटा. यूजिंग द डाटा रिलेटिंग टू डी एंड कंपनी एंड इग्नोरिंग डिस्काउंट, अज्यूम दैट द कंपनी अडॉप्ट ईओक्यू एज इट्स ऑर्डर क्वांटिटी एंड इट डज नाउ टेक 3 वीक्स. सेम है बेटे. वो कहता है जब आप उसका क्वेश्चन का यूज कर लो और आप ये बताओ कि अगर 3 हफ्ते लीड टाइम हो तो लीड टाइम डिमांड एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. तो देखें जरा डाटा में क्या क्या लिखा है. डी कंपनी में क्या था, 45,000, परचेज कॉस्ट इतनी थी, होल्डिंग कॉस्ट इतनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी थी. आप चेक करिए, डिस्काउंट मना ही कर रहा है. लो बेटे, नो डाउट आपके कैप्लॉन में दिया हुआ है, लेकिन मैंने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन करके समझाया है ना, वैसे कैप्लॉन बीबी में नहीं है. आप लिखो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू लीड टाइम डिमांड, दैट इज 3 इंटू 45,000 अपॉन 52. कौन सा बच्चा बताएगा कि मैंने 45,000 एनुअल डिमांड को 52 से गुणा डिवाइड क्यों किया. ठीक है सर, बताओ. तो मेरे पास आ गया कि अगर इतने यूनिट्स रह जाएं, इफ दिस मच यूनिट्स आर स्टिल इन माई स्टॉक, देन आई शुड ऑर्डर इट अगेन. Then how many orders I will be doing? A upon Q, A upon Q, A upon Q, and I have already seen, you know, क्या
कि Q इज 3721, तो मैंने वो 12 निकाल लिया क्योंकि वो उसी क्वेश्चन का डाटा यूज करना था। अच्छा, आपने 365 दिन में 12 बार ऑर्डर किया, तो एक ऑर्डर कितनी बार में करोगे? 30 दिन में। मैंने कहा ना मुश्किल है नहीं। आप अगर सच में मान लेना मुश्किल है तो फिर तो मुश्किल है, जैसा हम सोचते हैं ना लाइफ ऐसी बन जाती है। मैं लास्ट के 4 क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ और बड़ा ही इजी से कंसेप्ट है जी। 7 कर लिया, 6 तक कर लिया है, मैं आ गया जी 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये रहा जी 7। आपने करना है अब आंसर करके बताइए जी, बड़ा इजी है। खुद पढ़िए और मुझे बताइए कि ऑप्शन कौन सी ठीक होगी। वो कह रहा है a company is a retailer, the company has an annual demand of 1,20,000, the cost incurred order is this, carrying cost is this, the economic order quantity is this. When using this formula, the optimum quantity to be ordered, मतलब EOQ निकालते समय, which is the following amount is not included in the calculation। बेटे इसमें परचेज कॉस्ट का तो कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि परचेज कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं कि सेम है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, नो डिस्काउंट। तो कॉस्ट पर ऑर्डर का यूज है, इसका भी यूज है, इसका भी यूज है। बेटे सी का कोई यूज नहीं है, बड़ा इजी था। परचेज प्राइस हैज नो यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग और व्हाइल डिमांडिंग यू नो दैट हाउ मच यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, economic order quantity is a formula that calculates the realistic purchase price for an item. It determines the lowest order quantity for balancing the cost of ordering cost, and this is used to calculate how much safely inventory should be carried, should be calculated once in a year। आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप 10 बार कैलकुलेट कर लो, घर की खेती है। सेफली वाला बकवास चीज है, ये फॉर्मूला है। ये बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है। इट डिटरमाइंस द लोएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब कम से कम कितने यूनिट्स एक ऑर्डर में हम ऑर्डर करें कि हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कम आ जाए। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। 9 में आ गए। वो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है जी। The reorder level is a measure of inventory at which replenishment order should be made। Statement 1 तो ठीक ही है। Use of reorder level builds in a measure of safety inventory and minimizes risk to organize running out। Yes, statement 2 भी ठीक है। तो मुझे तो लगता है ये दोनों ही ठीक है जी। देखा, कंसेप्ट क्लियर हो तो कितनी जल्दी बात आती है। पीरियोडिक रिव्यू, ये भी बताइए आप। बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल चैप्टर 8 के सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब आपका धर्म बनता है कि एग्जामिनेशन किट को सॉल्व करना, और जो अगर दिक्कत है तो मेरे से पूछना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। चैप्टर 9 में मिल रहे हैं।